आज का यदि जो आप वीडियो देख लिए पूर्ण पेन तो आपका 10 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। तो फाइनली आपके बोर्ड एग्जाम में जो आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से 4-5 लगभग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और 2-3 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो हाँ, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं आज भूगोल का, जिसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले संसाधन को डिक्लेयर कर लेंगे, संसाधन किसे कहते हैं, उसके बाद संसाधन के विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन की बात चल रही है तो संसाधन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आवश्यकताओं को जो पूरी करती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो अब बात रही कि जैसे कि हम बात करते हैं बाइक वगैरह की, जिससे हम लोग एक शहर से दूसरे जगह तक चले जाते थे। पहले के ज़माने में क्या होते थे कि कार गाड़ी मोटर्स नहीं थे, तो हम लोग का जो संसाधन नहीं था, जिसके वजह से हमें टाइम लगता है। लेकिन आज का जो मॉडर्न युग में संसाधन इतनी बढ़ गई है, जहां आप लोग को जाना है मिनटों में चले जाते, घंटों में चले जाते, ठीक है। नहीं तो पहले 2-3 दिन लग जाता था। तो हम संसाधन किसको कहेंगे, तो आप लोग को डिक्लेयर मैं बता दूं एक शब्द में, जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब भाई ये तो प्रयुक्त हो ही गया, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, मतलब फिर से हमें उसे बना भी सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो ये हो गया आप लोग का संसाधन। तो ये ना आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, संसाधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग संसाधन का प्रकार भी जान लेंगे और संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। आपको पूर्ण पेन मैं समझा के छोड़ूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं इसमें, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ये जो है संसाधनों का वर्गीकरण के आधार पे ये बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति देख लेते हैं। अब यहाँ पे उत्पत्ति को जो है, संसाधन को 4 तरह से बांटा गया: उत्पत्ति, समयता और स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व और विकास के स्तर पे। तो इसका जो ना मैंने अलग अलग करके बता दिया कि किसमें क्या आता है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो भाई अब कौन कौन सा है वो भी देख लो। एक होता है जैव, पहला बात हो गया ये जैव, और दूसरा हो गया अजैव। जैव क्या हो गया वो भी आप लोग समझ लीजिए। जैव जिसमें जान हो, ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जिसमें जान हो, ठीक है, या जिसमें जीवन हो, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव कहेंगे। डिक्लेयर हो गया। परिभाषा लिखाने की कोई जरूरी नहीं यार, जिसमें जीवन हो, जान हो, उसे क्या कहेंगे, हम जैव कहेंगे। अब जैव का उल्टा ही हो जाता है अजैव, मतलब इसमें क्या होगा, जान नहीं होगा। तो ये जैव में जो है क्या क्या आ जाएंगे, जैव संसाधन में क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधा, क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधा, और क्या आ जाएंगे, जंतु। जंतु में भी जैव होते हैं। तो ये सारा देखिए, पेड़ पौधा से हम लोग को क्या मिलता है, फल मिलता है, फ्रूट्स वगैरह मिलता है पेड़ पौधे से। और जंतु से हमको जो गाय हो गया, गाय की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को दूध मिल जाता है। भेड़ की बात करें वहाँ से हम लोग ऊन मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो सजीव प्राणी के लिए हो जाता है जैव। तो आप लोग जैव समझ गए। आप देखिए हम यहाँ पे लिखे दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर जो है अजैव भी होता है, दूसरा अजैव। तो भाई जैव याद हो गया तो अजैव भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें जो है जैव तो जान है और अजैव में जान नहीं है, ठीक है, सिंपल सा बात है। जिसमें जीवन ना हो, जिसमें जान ना हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें जान और जीवन नहीं हो रहता है, उसे ही हम कहते हैं अजैव। तो क्या है, वायु, ठीक है, वायु। अब दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे मिट्टी, ठीक है, अब इसमें जान नहीं होते। और जल, ये भी आप लोग का एक संसाधन है। तो ये क्या होता है, इसमें जान नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश। अब देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ देता है मिट्टी कौन सा संसाधन है, तो क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन है। तो इस तरह के आप लोग नोट्स वगैरह बुक में देखिएगा, आप लोग को मिल जाएगा सारा चीज़। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, समयता। तो समयता का अर्थ होता है समाप्त होने के आधार पे। समयता का अर्थ होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, समयता का अर्थ होता है समाप्त होने के आधार पे। मतलब ये समाप्त होगा, जो समाप्त हो उसे फिर बना सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय, ठीक है। मतलब समाप्त, इसका मतलब होता है समाप्त होने के आधार पे। तो इसमें ये 2 चीज़ को बांटा गया। पहला हो गया आपका नवीकरणीय और दूसरा हो गया अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या होता है, आप लोग को जो है ना 2-4 एग्जाम्पल दे देगा, पूछ देगा, ये नवीकरणीय
संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन, तो आप लोग को वहाँ मुंह नहीं देखना, बस टिक कलम चलाना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, नवीकरणीय को परिभाषित करेंगे आप लोग तो सीधा सा बात है, नवीकरणीय जो समाप्त हो उसे फिर से हम बना सके, मतलब समाप्त तो होगा ही लेकिन फिर से हम उसे बना सकते हैं। जैसे हो गया वायु हो गया, ठीक है, हम लोग बना सकते हैं, ये तो एक्चुअली ख़त्म होगा ही नहीं, ठीक है। और जल, ये भी ख़त्म नहीं होने वाला। और पेड़ पौधा, यदि पेड़ पौधा ख़त्म हो गया तो फिर से हम उसे उगा सकते हैं। तो ये आप लोग का जो है क्या हो गया, नवीकरणीय, ठीक है। अब अनवीकरणीय संसाधन की बात कर लेते हैं हम लोग, और एकदम एक एक को बारीक तरीक़ा से आप लोग समझिएगा, हम आपको पूर्णपेन समझाएंगे। और इसलिए नहीं बोला कि आप लोग को 10 से 15 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, पूर्णपेन क्लियर करके बताने वाले हैं, ठीक है। अब अनवीकरणीय भाई, जब इसमें मैंने देखा कि जो समाप्त हो उसे हम बना सकते हैं, वो क्या होगा, नवीकरणीय। जैसे वायु जो ख़त्म होगा ही नहीं, जल वो भी ख़त्म नहीं होगा। पेड़ पौधे की बात करते हैं तो पेड़ पौधे यदि ख़त्म हुआ तो फिर से हम उसे उगा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनवीकरणीय, इसका अर्थ होता है जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते। हम लोग बात कर रहे हैं मतलब क्या, जीवाश्म ईंधन का। जीवाश्म ईंधन, आप लोग को पता है जीवाश्म ईंधन के बारे में, तो हम लोग डिटेल से जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल देखिए, जीवाश्म ईंधन के अंदर आ जाता है कोयला, आपका कोयला बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा आ जाता है पेट्रोल, पेट्रोल जो बाइक में डाल के हम लोग चलाते हैं। और ये आ जाता है गैस। ये तीनों चीज़ अधिक ख़त्म हो जाएगा, इसका खान, कोयले की खान आप लोग सुने होंगे, यदि ये सब चीज़ का ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल वगैरह आजकल जो बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं बाइक चला चला के, तो उसे हम लोग को ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए। नहीं तो यदि ख़त्म हो गया तो फिर से इसे हमें बनाना मुश्किल है, क्योंकि गॉड ऑफ गिफ्ट है, अपनी मन मर्जी तो होता नहीं है, सालों लग जाता है, लाखों साल लग जाता है इसको बनने में। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारा कैसे बनता है तो हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अब आ गया हमको यहाँ पे तीसरा टॉपिक, ये तो हम लोग दूसरा पढ़ रहे, तीसरा ये पहला था, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, स्वामित्व। स्वामित्व तो ये हो गया। सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या कहेंगे, स्वामित्व का मतलब होता है कि मालिकिन हक, मतलब एक मालिक होता है जिसका खुद पे व्यक्तिगत का क्या मतलब हो गया कि किसी चीज़ पे मेरा व्यक्तिगत ये चीज़ है, खुद का हक है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का, जैसे कि मेरा साइकिल है, व्यक्तिगत में, व्यक्तिगत संसाधन में पूछ देगा क्या आएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, कार, मोटर वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग का खुद का है, व्यक्तिगत है, हमारा है। जैसे ये पेन क्या है, हमारा है, खुद का है, तो ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, ये हमारा है, खुद का है। अब यहाँ पे आ गया समुदायक। देखिए बहुत अच्छी तरह समझिएगा, समुदायक क्या होता है। समुदायक मतलब इसका जो अर्थ होता है, सभी का हक हो, जिस पर सभी का हक हो उसे ही हम कहते हैं समुदायक। समुदायक। अब बताइए समुदायक में किस किस चीज़ का हक होता है, सबका हक क्या चीज़ पे होगा, तो आप लोग कहेंगे समुदायक संसाधन क्या होगा, स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, यहाँ पे हम लोग का सभी का हक होता है, ठीक है। अस्पताल हो गया और मंदिर हो गया, ये सारा चीज़ क्या हो गया, सामूहिक रूप से सभी का होता है, यहाँ पे किसी का बाप का नहीं होता है, सबका होता है, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे, इसी में आ जाता है राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय जो है उस पर भी तो हम लोग का हक है, लेकिन सभी का हक है उस पर भी। समुदाय राष्ट्रीय जो सरकार के द्वारा है, तो जिसे हम लोग राष्ट्रीय बोलते हैं, जैसे हो गया सड़कें। अब सड़कें क्या है, ये तो आप लोग का राष्ट्रीय हो गया। अब दूसरा मैंने ऑप्शन यहाँ पे ले लिया, नहरें, ठीक है, रेल, ये सब किसका है, खनिज, ये सारा क्या है, ये राष्ट्रीय है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय। तो आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब आ जाता है यहाँ पे चौथा टाइप, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। चौथा टाइप में भाई यहाँ पे विकास का स्तर। विकास का स्तर को मैंने 4 तरह से लिखा है, 1, 2, 3 और 4। तो संभवी। अब संभवी मतलब क्या होता है, भावी, संभावी का मतलब क्या हो, जो संभव है कि रहेगा, अधिक समय तक रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। संभावना, एक तरह से संभावना माना जाए। तो इसमें मैंने इसको बता दूं, संभावी क्या हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पवन, सौर ऊर्जा, ये जो है संभावी है, ठीक है।
अब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे मैंने दिखा विकसित संसाधन। अब विकसित किसी चीज़ खाने का जो कोयले के खान, सोने के खान, इसको हम विकसित कर सकते हैं, ठीक है, विकसित कर सकते हैं। जिसे इसमें आ गया बहुत सारे खाने, जिससे कोयले का खान, सोने का खान, बांध, बिजली उत्पन्न, सिंचाई वगैरह, ये विकसित हम लोग कर सकते हैं। वैसा संसाधन जो हम खुद से विकसित भी कर सकते हैं उसे हम विकसित संसाधन कहेंगे। अब आ गया यहाँ पे भंडार। भंडार जल हो गया, इसका जो किसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होगा, मतलब जल का जो अस्तित्व ख़त्म नहीं होगा, हो भी सकता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा दुरुपयोग करने लगे तो ख़त्म हो सकता है। क्योंकि जल जो है भंडार एक ऐसा है कि पूरे संसार में बात करें तो जल उपलब्ध है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ जल उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा संचित कोष। इसका मतलब होता है पहले से इकट्ठा किया, पहले से इकट्ठा किया गया संसाधन। जैसे हो गया वन हो गया, ठीक है, ये तो पहले से ही है, वन को हमने बनाया नहीं, वन पहले से ही है। और बांध, ये सारा चीज़, ये सब संसाधन हो गए। तो ये तो आप लोग समझ गए कि ये संसाधन के वर्गीकरण और संसाधन कितने तरह से बांटा गया है और इसमें क्या क्या आते थे। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय। तो ये सारे क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ये ना ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है। और आप लोग अभी के अभी कोई भी बुक उल्टाना, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, दूसरे साल जो भी एग्ज़ाम हुआ ईयर में, आप ये दोनों चीज़ देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम लोग आगे का देखते हैं, आगे क्या दिया गया इसी में। जैसे कि मैंने यहाँ पे संसाधन का पूरा एक एक पुर्जा पार्ट तोड़ के रख दिया, मतलब तोड़ के आप लोग के सामने बता दिया, ठीक है। तो अब ना संसाधन तो की बात होगी, अब विकास की बात करते हैं, संसाधन की विकास। तो वो कैसे हम लोग समझते हैं, देखिए भाई, सिर्फ यूज़ करने से कुछ नहीं होता है जब तक ना उसे हम बना लें, ठीक है। हर कोई यूज़ कर रहा है लेकिन उसे बनाना भी चाहिए, क्योंकि यदि हम यूज़ करने में ख़त्म कर दें तो हमारे फ्यूचर में क्या होगा। अब यहाँ पे संसाधन का विकास का मतलब यही है, मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। यदि नहीं बनाए तो हमारे पास क्या समस्या हो सकती है वो भी हम लोग जान लेंगे। तो क्या क्या समस्या होगा जो हम संसाधन के जो हैं यदि बना के नहीं रखेंगे, यदि हम उसे सिर्फ ख़त्म करने पे लग जाएं तो क्या होगा, ये संसाधनों का ह्रास होगा। ह्रास का मतलब हो गया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना, ठीक है। कुछ लोगों के हाथ में अधिक संसाधन है, कुछ लोगों के हाथ में क्या है, बहुत अधिक संसाधन है। अमीर और गरीब का अंतर का यही कारण है कि इसके पास, अमीर आदमी के पास क्या है, उनके पास संसाधन है, वो अपना काम कर लेते हैं, और अमीर गरीब आदमी बैठे रह जाते हैं, मतलब वो उनके पास कोई संसाधन नहीं है। अगला जो है पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो भाई पर्यावरण असंतुलित इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप लोग को पता है कारखाने, चिमनी भट्ठा वगैरह जो होता है, ईंट बनता है, चिमनी भट्ठा जिसे हम ईंट जो बोलते हैं, ईंट का जो ये कारखाने, यहाँ से क्या होता है, धुआं निकलता है। और धुआं निकलने से क्या होता है, आप लोग को पता है, साइंस का जो ये चैप्टर है, तो धुआं निकलने से क्या हो जाता है कि हमारा पर्यावरण दूषित होगा, ठीक है, दूषित होगा। और उससे क्या होगा, भूमंडलीय तापन या विश्व उष्मन बोलते हैं हम उसको, ठीक है, दूसरा नाम। तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया आप समझ लीजिए। यदि कारखाने से धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो अभी का गर्मी आप लोग सह रहे हैं, जैसे भी पंखा वगैरह लगा के सह रहे, लेकिन पंखा वगैरह लगाने के बाद भी गर्म हवा देता है। तो उसका कारण जो है, रीज़न जो है, बस यही है, हम लोग को जितना हो सके पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। नहीं तो भाई अभी तो गर्मी बहुत कम हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। पिछले साल की तुलना इस साल की देख लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ओजोन परत पर अपक्षय। ओजोन परत पर अपक्षय का मतलब होता है समाप्त, मतलब ओजोन परत का जो है समाप्ति भी हो सकता है। और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी मैंने इससे पहले भी डिक्लेयर कर चुका है, तो आप लोग समझ गए पर्यावरण प्रदूषण। तो ये सारी चीज़ समस्याएं होगी तो हमें जो है आगे का संसाधन का विकास हम लोग नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने लिखा भूमि निम्नीकरणीय। भूमि निम्नीकरणीय का मतलब होता है भूमि का गुण खत्म हो जाता है, साथ ही उपजाऊ
लायक मिट्टी नहीं रह पाता है। तो भाई आप लोग ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने बात किया, ये सारा चीज़ यहीं से होता है। यदि हम लोग के कारखाने वगैरह के बगल में आप लोग देखे होंगे, यदि आप लोग कभी घूमने गए होंगे, तो वहाँ का ज़मीन जो है बंजर हो जाता है। मतलब कहने का क्या, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो रहती है, उसमें उपज नहीं हो पाएगा और वहाँ का ज़मीन जो है बंजर हो जाता है, इसलिए भूमि का निम्नीकरण। तो भाई ये तो मैंने बता दिया समस्या ही बता रहे थे अभी तक आप लोग को। अब मैं बताऊंगा कि कौन सा संसाधन होगा जिसके वजह से हम लोग जो है पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और बिना नुकसान पहुंचाए उसे हम यूज़ भी कर सकते हैं और संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो हो जाता आप लोग का सतत पोषणीय विकास। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास जो है एक ऐसा चीज़ है, ये किसे कहते हैं वो पहले देख लीजिए, ठीक है, हम फिर डिटेल से बताएंगे। बिना पर्यावरण के नुकसान पहुँचाए विकास तथा भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए उसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो भाई कुछ ऐसा विकास करो जिससे क्या हो, हमारे फ्यूचर के लिए भी संसाधन रहे, वो भी स्वच्छ रहे और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास तथा भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, सतत पोषणीय विकास संसाधन। तो ये जो है आप लोग ये वाला से करेंगे। यदि संसाधन के विकास हम लोग को करना है तो इसे अपनाना होगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। पर्यावरण को दूषित नहीं करना होगा। यदि पर्यावरण को दूषित करते हैं तो हमारा धरती ही गर्म नहीं, और भी कारण हो सकता, और भी रीज़न होगा उसके पीछे। क्या होगा, तो हम लोग बीमार भी ज़्यादा पड़ जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में सबसे अधिक हो जाएगा तो हम लोग भी यदि ऑक्सीजन के जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो होगा ही ना बीमार। तो इसलिए ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक है यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो खास करके इसको ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखेंगे। एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ यार। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। और इस वीडियो पे मैं कम से कम 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ। जिस दिन 100 लाइक पुर जाएगा मैं नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट पार्ट इसका बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो भाई पृथ्वी सम्मेलन क्या था, तो जिसमें आप लोग को मैं बता दूँ पृथ्वी सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ये हो गया कितने देश, 100 से अधिक देश। अब ये कब हुआ था, तो कब होने की बात आई तो जून 1992 में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन दिवस कब हुआ था, तो जून 1992 में। अब कहाँ हुआ था ये भी तो पूछा जा सकता है। रियो डी जेनेरिया में। ये कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पड़ता है भाई, आप लोग मैप में देख लेना, ये दक्षिण अफ्रीका में। ये दक्षिण अफ्रीका के मैप में देखना ब्राज़ील मिल जाएगा, जहाँ पे रियो डी जेनेरिया था वहाँ पे। तो पृथ्वी सम्मेलन में 100 देश आए और उसने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे ये संसाधन को विकसित करने के लिए कुछ पॉइंट्स कहे गए थे। वो लगभग एजेंडा, आप लोग को यहाँ पे मैंने नहीं उसके बारे में बात किया है, फिलहाल बताता हूँ। एजेंडा 21 तथ्य बताए गए थे पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। आप लोग इसको बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 तो जिसमें से कुछ पॉइंट्स है वो उसने सारे देश सम्मिलित होके एक चीज़ किए, उसके बाद स्वीकृति ली। स्वीकृति लेने के बाद उसने एक साइन किया, एक हस्ताक्षर बनाया कि हम लोग सारे देश को मानना होगा। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग भारत से हैं तो भारत वाला मनमर्जी यहाँ पे जो है पर्यावरण को दूषित करने में लगे रहेंगे और वहाँ चाइना वगैरह या अदर जो भी कंट्री है वहाँ वाला नहीं करे यार। सबको माना गया था, इसलिए पृथ्वी सम्मेलन में 100 से अधिक देश आए थे और सबने इस बात को स्वीकृति किया कि हमें संसाधन को विकास करना है, लेकिन हम लोग को जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहला तथ्य था पर्यावरण संरक्षण, मतलब सुरक्षित रखना, और सामाजिक आर्थिक विकास। सामाजिक आर्थिक विकास का भी ध्यान देना है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, ये भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के बारे में भी, और जैविक विविधता। तो क्लियर हो गया। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश लिए थे, 100 देश लिए थे। कब हुआ था, जून 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरिया में। और कितने तथ्य लिए गए थे, पॉइंट्स लिए गए थे, एजेंडा 21 तथ्य। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ गए। अब हम लोग टॉपिक को बदलते हैं और आगे की ओर चलते हैं, और इसमें हम आपको बताएंगे भू संसाधन।
जो कि बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर क्लास वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखे हैं भू संसाधन, ठीक है। भू संसाधन में मैंने 3 तरह से इसको बांटा भू संसाधन को। पहला तो बांटा मैंने मैदान, और दूसरा मैंने पर्वत, और तीसरा आप लोग देख रहे हैं पठार। जी हाँ, अब यहाँ पे जो है मैदान आप लोग के जो है भू संसाधन, खास करके हम भारत की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी पूरा भू संसाधन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, भारत का हटाइए, पूरा भू संसाधन जो भी है, ठीक है। मैदान जो है 40% है, जिसमें मैदान में आप लोग का जाता है कृषि, उद्योग। अब कृषि क्या होगा, जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसान लोग खेती उती करते हैं। उद्योग इंडस्ट्री, जहाँ फैक्ट्री वगैरह है, ये सारा चीज़, और घर वगैरह तो है ही, ठीक। अगला हो गया यहाँ पे पर्वत। पर्वत जो है 30% है, जिसमें नदियाँ, पर्यटन मतलब होता है घूमने वाला स्थल बनाया गया है, तो 30% में है। अब आ गया पठारी ये पठारी जो है 27% है, जिसमें आप लोग को खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन मिलता है, ठीक। तो ये सारा चीज़ आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से याद कर लें तो बेटर होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसी के अगले टॉपिक में मृदा संसाधन। और मृदा संसाधन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप लोग मृदा संसाधन का निर्माण, मृदा का निर्माण के बारे में आपको मैं पहले बता दूं, और उसके बाद मृदा कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ भी मैं इसी वीडियो में डिक्लेयर करने वाला हूँ। इतना कर रहा हूँ तो यार वीडियो लाइक बनता है। चलिए मृदा संसाधन की बात करें। मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, पहली बात क्लियर हो गया। मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण ये आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। मृदा का जो है निर्माण के बारे में पहली बात यहाँ पे देख लें, यहाँ पे है उचावच। उचावच का मतलब होता है मतलब ढलान बोले तो ऊंचा और नीचा, जिससे मृदा का निर्माण होता है। जनक शैल या स्तर शैल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। जलवायु, वनस्पति, समय तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाखों वर्ष लग जाता है मिट्टी का निर्माण होने में, ठीक है। अनन्य जैव पदार्थ, ठीक है। ये सारी चीज़ से क्या बनता है, मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ेंगे मृदा का निर्माण और मृदा कौन कौन से, खास करके अपने भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे। मृदा कौन कौन से अपने भारत में है और कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है और उसमें कौन सा फसल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ भारत के मृदा का प्रकार, ठीक है। तो भारत में बहुत तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा मिट्टी है और इसमें कौन सा फसल उपजाऊ लायक है और ये इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। सब चीज़ हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और मेरा जो टारगेट है 100 लाइक्स का वो ज़रूर क्लियर कर देना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है 100 लाइक का, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले आया जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत अच्छा मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का जो मुख्य फसल है, आप लोग याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी का जो मुख्य फसल है गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन, ये जलोढ़ मिट्टी का मुख्य फसल है। अब वही बात आता है कहाँ पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, तो आप लोग याद रखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात और असम, यहाँ पे आप लोग को जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की हम लोग बात करें, यहाँ पे काली मिट्टी को रेगर मृदा भी बोले जाते हैं या कपास की मिट्टी भी बोले जाते हैं इसको, काली मिट्टी को। बहुत अच्छा, इसे काली से ही पता चल जाता है। तो काली बाय कौसे काली और कौसे कपास, याद रखने का अच्छा तरीका है कौसे काली और कौसे कपास सबसे अच्छा, और इसका जो मुख्य फसल है कपास की खेती होती है काली मिट्टी में और सबसे अच्छा होता है। तो भाई ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देख लो, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे काली मिट्टी पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, जो यहाँ पे सिर्फ कपास की खेती होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना इस मिट्टी में। अब पूछ दिए काली मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, तो आप लोग फटाक से आप लोग क्या आंसर करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटासियम और चूना। नेक्स्ट है हमारे पास लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लाल मिट्टी जो है ये कहाँ पाया जाता है, सबसे पहली बात उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा, दक्षिण और पश्चिम घाट की पहाड़ी पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ये लाल मिट्टी जो है, और मिट्टी कैसे बनती है मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। मिट्टी जो बनती है पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे कण से जो जल से बह के जाती है, वो क्या हो गया,
पहाड़ों से टूटकर छोटे छोटे टुकड़े कण वगैरह से बनते हैं क्या, मृदा का निर्माण होता है। और मृदा के बारे में अभी मैंने इतना ही पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मृदा के टाइप्स और कितने होते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख रहे हैं, लेटराइट मिट्टी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेटराइट मिट्टी के बारे में हम पूर्णपेन जानकारी देंगे। तो आप लोग टारगेट को जब जल्दी पूरा कर दें, 100 लाइक का टारगेट है, 100 लाइक पूरा कर दें। और हाँ, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जो होते हैं, इस तरह के बेल जो बने होते हैं, उसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, प्रेस करने के बाद आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो मिलेगा, जैसे मैं अपलोड करूँगा तैसे आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे होता है समाप्त। और आप लोग को जो काम करना है, 100 लाइक पूरा करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। जो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ एक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा होगा। तो हम जल्द ही इसके लिए वीडियो बनाएंगे, तो जो टारगेट है उसको जल्दी से पूरा कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।